प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन लोक सदन में समापन के नियम। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, ब्रिटिश संसद लोक सदन में समापन के नियम। अर्थात आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से भी भाई समापन से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी आपको हो सके इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, किसकी बात करेंगे आज हम? लोक सदन में समापन के नियम। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है, दो सदन है। प्रथम सदन लोक सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, ब्रिटिश संसद, लोक सदन, लॉर्ड सभा। वास्तव में लोक सदन की जो सदस्य संख्या है, इस पर कुछ विद्यार्थी भ्रमित हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट किया है कि 1997 के आम चुनाव के बाद में लोक सदन की सदस्य संख्या 659 है। नोट कीजिएगा, कुछ किताबों में 650 दे रखा है और हमने भी कुछ वीडियो के अंतर्गत ये संकेत किया था कि भाई 650, लेकिन ये 650 1997 से पहले है। 1997 से पहले है 650। वर्तमान समय में लोक सदन की सदस्य संख्या 659 है। नोट कीजिएगा ये है। और लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 1000 के लगभग है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तो बात करेंगे समापन के नियम की। समझें भाई, जैसे जैसे ब्रिटेन में राज्य का स्वरूप परिवर्तित होता है, 19वीं सदी से पहले ब्रिटेन का जो राज्य था वह पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य था। उस राज्य के द्वारा केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कार्य किया जाता था, जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में राज्य का स्वरूप बदल जाता है और आज ब्रिटेन के अंतर्गत जो राज्य है वह पुलिस राज्य नहीं है, बल्कि जन कल्याणकारी राज्य है या लोक कल्याणकारी राज्य है। अब जैसे ही राज्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो भाई डेफिनेटली जन कल्याण संबंधित कार्य ज़्यादा की जाएंगे, तो फिर इसके कारण संसद का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि ब्रिटेन में है। मतलब जब जन कल्याण से संबंधित कार्य बहुत ज़्यादा किए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में संसद का कार्यभार बढ़ जाएगा। अब संसद का कार्यभार बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में संसद समय की बचत कैसे हो, मतलब संसद के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि समय की बचत कैसे हो। तो इसके लिए क्या करती है संसद? या तो प्रदत्त व्यवस्थापन कर देती है या लोक सदन के अंतर्गत ही वाद विवाद लंबा ना हो, इसके लिए वाद विवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसे समापन कहते हैं। तो दो बातें हैं, या तो प्रदत्त व्यवस्थापन किया जाता है, तो प्रदत्त व्यवस्थापन के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत। अब प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है, मैं सामान्य शर्त बताऊंगा। संसद के द्वारा, क्या बोला है मैंने, संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के अधीन प्रशासकीय विभागों के द्वारा जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं वह ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अधीन प्रशासकीय विभागों के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं वह ही प्रदत्त व्यवस्थापन है। अर्थात संसद यहाँ प्रशासकीय विभागों को कानून बनाने की शक्ति सौंप रही है, मगर संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अधीन रहते हुए ही प्रशासकीय विभागों के द्वारा नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई संसद को समय की बचत हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई जब लोक सदन के अंतर्गत बहुत लंबा वाद विवाद हो जाता है तो फिर उसे समाप्त करने की प्रक्रियाओं को भी अपनाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ आपके लिए ब्रिटिश लोक सदन में वास्तव में 4 प्रकार का समापन अपनाया जाता है, यह मैंने नोट भी कर दिया है। अब क्रमबद्ध रूप में हम एक एक बात को लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखें आप कि इसमें दो बात होगी
समापन के नियम क्या हैं और समापन क्या है। ये स्टूडेंट्स वास्तव में मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। सबसे पहले लेंगे हम समापन का अर्थ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ध्यान दें। समापन किसे कहते हैं भाई? लोक सदन के अंतर्गत, क्या लोक सदन के अंतर्गत, जो कि ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है ना, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोक सदन के अंतर्गत या संसद के अंतर्गत ब्रिटिश संसद का तात्पर्य लोक सदन से ही लिया जाता है। कारण क्योंकि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है, एक दुर्बल सदन है। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन यदि कोई है तो वह है ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है। तो लॉर्ड सभा तो केवल एक विलंबकारी सदन है, इसलिए संसद का तात्पर्य भी ब्रिटेन में लोक सदन से ही लिया जाता है, प्रथम सदन से लिया जाता है। तो लोक सदन में, नोट कीजिएगा, या ब्रिटिश संसद में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। यस, फिर से बोल रहा हूं, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत अर्थात लोक सदन, ठीक है, या लोक सदन के अंतर्गत वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। अब वास्तव में ये समापन के नियम क्या है? ये तो हो गया समापन क्या है। तो समापन क्या है? ब्रिटिश संसद में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। समापन के 4 प्रकार होते हैं जो कि मैंने नोट कर दिया, एक एक को हम समझाएंगे। अब वास्तव में देखो, यहाँ मैंने लिखा संसद के पास कार्यभार बहुत है। संसद में ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनके द्वारा अनावश्यक बहस को रोका जा सके। इन नियमों को समापन के नियम कहा जाता है। तो समापन के नियम किसे कहा जाता है कि भाई संसद के अंतर्गत, मतलब लोक सदन के अंतर्गत अनावश्यक रूप में बहस नहीं हो, ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप में बहस को रोकने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही समापन के नियम कहा जाता है। और समापन किसे कहा जाता है? ब्रिटिश संसद में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। 2 बातें होगी, समापन किसे कहते हैं और समापन के नियम किसे कहते हैं। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है ये तो, कि समापन के नियम किसे कहते हैं, ये यहाँ नोट कर दिया है। और समापन किसे कहा जाता है, मैंने कहा है कि ब्रिटिश संसद में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत संसद में जो वाद विवाद की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो 4 प्रकार की है। साधारण समापन होता है, खंडों में समापन होता है, गिलोटिन समापन होता है, कंगारू समापन होता है। ये 4 प्रकार हैं। इससे संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा ही जाता है। मैंने चारों यहाँ क्रमबद्ध रूप में नोट भी कर दिया है, एक एक को समझाऊंगा यहाँ। अब ध्यान दें, वाद विवाद के समापन के लिए 4 तरीके अपनाए जाते हैं। ध्यान दें, अर्थात भाई ब्रिटिश संसद के पास समय का अभाव है सबसे पहली बात तो, क्योंकि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया। तो इसके लिए क्या करती है फिर ब्रिटिश संसद? भाई समय की बचत के लिए या तो प्रदत्त व्यवस्थापन कर देती है, भाई प्रशासकीय विभागों को संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अधीन नियम और उपनियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देती है। कार्यपालिका नियम और उपनियम बनाए, मंत्रिमंडल नियम उपनियम बनाए, प्रशासकीय विभाग नियम उपनियम बनाए। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए उन कानूनों के अधीन रहते हुए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। मतलब स्वयं संसद कार्यपालिका को, प्रशासकीय विभागों को नियम बनाने की शक्ति हस्तांतरित कर देती है, जिससे कि संसद का समय बच जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है कि वास्तविक रूप में संसद के अंतर्गत समापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि वह अनावश्यक रूप में वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। तो ये 2 तरीके हो गए विशेषकर, जिससे कि संसद के पास समय बच पाए, मतलब समय की बचत हो संसद को। तो इसके लिए या तो प्रदत्त व्यवस्थापन किया जाता है या फिर जो है लोक सदन के अंतर्गत ही समापन को अपनाया जाता है या समापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 2 तरीके हुए। अब इसमें वाद विवाद के समापन के लिए 4 तरीके अपनाए जाते हैं। जो मैंने कहा था ना कि वाद विवाद
ब्रिटिश संसद में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है। और ये समापन 4 प्रकार के होते हैं। पहला समापन क्या है? साधारण समापन, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। साधारण समापन में क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये समापन क्यों? देखो, वास्तव में संसद का मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना। यस, विशेषकर विधेयक का जो प्रारूप होता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर मंत्रिमंडल के द्वारा ही, किसी भी मंत्री के द्वारा उस विधेयक को, कानून का जो प्रारूप है या जो प्रस्तावित कानून का मसौदा होता है उसे विधेयक कहा जाता है। प्रस्तावित कानून का जो मसौदा होता है उसे विधेयक कहा जाता है। तो ये विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? फिर संसद में, संसद प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ जब ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके ऊपर वाद विवाद होता है, और वाद विवाद जब लंबा हो जाता है, अनावश्यक रूप में वाद विवाद होता है, तो उसको समाप्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो समापन है वो साधारण समापन है। इसमें क्या होता है? ध्यान दें, विधेयक पर अधिक वाद विवाद हो जाता है, मतलब जब लोक सदन के अंतर्गत किसी विधेयक के ऊपर बहुत ही ज्यादा वाद विवाद हो जाता है, काफी अधिक समय हो गया है, उसके ऊपर वाद विवाद चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि किसी भी सदस्य के द्वारा, मतलब लोक सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा बहस बंद करने तथा विधेयक पर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। फिर लोक सदन के अंतर्गत, मैंने यहाँ नोट किया, किसी भी सदस्य के द्वारा, लोक सदन किसी भी सदस्य के द्वारा जब बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो चुका होता है तो फिर उस बहस को समाप्त करने के लिए, मतलब उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए तथा विधेयक पर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा जाता है कि बस अब इस विधेयक को जो है यहीं पर रोकिएगा, बहुत वाद विवाद हो गया, तो प्रस्ताव रखा जाता है लोक सदन किसी भी सदस्य के द्वारा। इसके बाद में क्या होता है? फिर अध्यक्ष, जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, अध्यक्ष ये अनुभव करता है कि भाई वास्तव में बहस बहुत अधिक हो गई है और अब इस बहस को, वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाए, और समाप्त करने से वास्तविक रूप में अल्पमत को कोई हानि नहीं होगी, अल्पमत को कोई हानि नहीं होगी, ऐसा अध्यक्ष अनुभव करता है। तो फिर जो है वहां विधेयक पर वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाता है। यस, कौन अनुभव करेगा ये चीज? लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। तो यहाँ इसका साधारण सा तात्पर्य होगा कि भाई जब किसी विधेयक पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तो वास्तव में यहाँ जब ये लगे कि भाई अब इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है, इस विधेयक को जो वाद विवाद हो रहा है बस रोका जाए, समाप्त किया जाए और इसके ऊपर, इस विधेयक के ऊपर मतदान करा लिया जाए, बस अब ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। अब इसका समर्थन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जबकि अध्यक्ष को ये ठीक से महसूस हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि भाई वास्तव में बहस बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसको समाप्त कर दिया जाए। और इसी के साथ में अध्यक्ष को यह भी अनुभव हो जाता है क्या कि भाई इस बहस को समाप्त करने से, वाद विवाद को समाप्त करने से अल्पमत को कोई हानि नहीं होने वाली है, तो फिर वहां पर जो है विधेयक के ऊपर जो वाद विवाद हो रहा है, जो बहस हो रही है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसे ही साधारण समापन कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, साधारण समापन, सामान्य रूप में इसका समापन कर दिया जाता है। इसके बाद मैंने लिखा है समापन प्रस्ताव को 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मतलब अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी, क्या कि समापन प्रस्ताव को 100 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, अर्थात जो वास्तविक रूप में यहाँ वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है किसी भी लोक सदन के सामान्य सदस्य के द्वारा, तो उसके लिए क्या 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और अगर 100 सदस्य, लोक सदन के 100 सदस्य, टोटल 659 सदस्य, 100 सदस्य यदि उसका समर्थन कर देते हैं तो फिर जो है बहस समाप्त मान ली जाती है। क्या बहस समाप्त मान ली जाती है या बहस समाप्त हो जाती है, इसे ही साधारण समापन कहा जाता है। अगली बात मैंने लिखी है कि संपूर्ण विधेयक के लिए नहीं है ये, मतलब जो ये साधारण समापन है ना, इसके द्वारा वास्तविक रूप में जो समापन किया जा रहा है वाद विवाद का, तो वो संपूर्ण विधेयक के लिए नहीं है कि भाई पूरा विधेयक के ऊपर ही जो है बहस या वाद विवाद समाप्त हो जाएगा, नो, बल्कि प्रत्येक धारा
के लिए हो सकता है। अर्थात यहाँ जो समापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह पूरे विधेयक के लिए नहीं है, संपूर्ण विधेयक के लिए नहीं है, बल्कि विधेयक की जो धारा है, यहाँ मैंने लिखा है प्रत्येक धारा के लिए हो सकता है। ठीक है, मतलब धारा के लिए ही है, धारा के ऊपर वाद विवाद समाप्त हो रहा है, ना कि पूरे विधेयक के ऊपर। यस, ये होता है साधारण समापन। तो इसमें सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए नोट भी कर दिया है, जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको समझने में कहीं परेशानी ना हो। अब इसके बाद में दूसरा जो समापन का प्रकार है या वाद विवाद के समापन के लिए जो दूसरा तरीका है वो है खंडों द्वारा समापन, टुकड़ों, खंडों द्वारा समापन। नाम से स्पष्ट हो रहा है खंडों द्वारा समापन। इसमें क्या होगा आप ध्यान दें, कोई भी सदस्य इसका प्रस्ताव रख सकता है। किसका? विधेयक के ऊपर जो वाद विवाद हो रहा है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव कोई भी लोक सदन का सदस्य रख सकता है। अच्छा, अब क्या क्या रखेगा कि भाई बहस बंद की जाए और निश्चित धाराओं पर एक बार में ही मतदान करा लिया जाए। ये है इसका अर्थ। क्या सॉरी, कि लोक सदन का कोई भी सदस्य, देखो लोक सदन का कोई भी सदस्य क्या है कि भाई विधेयक के ऊपर वाद विवाद को समाप्त किया जाए, मतलब बहस बंद की जाए, और बहस बंद करके और जो निश्चित धाराएं हैं उन पर एक बार भी मतदान करा लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है। और यह प्राय 20 से 25 धाराओं पर एक बार में ही मतदान कराया जाता है, एक बार में ही 20 से 25 धाराओं के ऊपर। मतलब यहाँ विशेषकर जो है धाराओं की बात आ रही है ना, तो ये धारा ही क्या है, खंडों द्वारा समापन हो रहा है कि एक साथ 20-25 धाराओं के ऊपर ही जो है मतदान कर लिया जाता है। क्यों कराया जाता है? जिससे कि समय बचे। यहाँ मैंने लिखा है समय बचता है, और यहाँ प्रथम से ज्यादा, मतलब जो ये साधारण समापन है इसमें इतना समय नहीं बचेगा। मूल तो समय तो बचाना है कि संसद के पास कार्यभार बहुत है और समय कम है, तो संसद को समय चाहिए, समय की बचत हो, तो इसके लिए साधारण समापन अपनाया जाता है। लेकिन साधारण समापन इतना समय नहीं बचता है जितना कि खंडों द्वारा जो समापन किया जाता है। इसमें वास्तविक रूप में मैंने लिखा है प्रथम से ज्यादा, मतलब साधारण समापन से ज्यादा समय बचता है खंडों द्वारा समापन में। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, अध्यक्ष मतदान कराता है। जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है वह मतदान कराता है किसके ऊपर? विधेयक के ऊपर। और फिर बहुमत द्वारा समर्थन होने पर अध्यक्ष ही उसे स्वीकार कर लेता है। क्या? बहुमत द्वारा समर्थन होने पर, बहुमत द्वारा समर्थन होने पर अध्यक्ष के द्वारा फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ खंडों द्वारा समापन में क्या होता है, एक बात ध्यान रखनी है विशेषकर कि यहाँ केवल निश्चित धाराओं पर एक बार में ही मतदान करा लिया जाता है, और इन धाराओं की संख्या 20 से 25 होती है। ठीक है, अब यहाँ लोक सदन के अंतर्गत हम कहेंगे किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है कि भाई इस विधेयक के ऊपर जो बहस हो रही है उस बहस को बंद किया जाए और कुछ निश्चित धाराओं के ऊपर एक बार में मतदान करा लिया जाए। बस निश्चित धाराओं पर, अभी धाराएं जो ये टुकड़ों में होगी, खंडों में होगी, तो इसलिए इसे खंडों द्वारा समापन कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ ये ध्यान रखना है, विशेषकर जो समापन के प्रकार होते हैं ना, 3 ही होते हैं, गिलोटिन, कंगारू और साधारण समापन। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में खंडों द्वारा समापन को भी अपनाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो समापन है वो कौन सा है? गिलोटिन समापन। नोट कीजिएगा, गिलोटिन समापन। देखो भाई, गिलोटिन समापन में क्या होता है, किसी भी विधेयक के ऊपर कितने समय तक वाद विवाद होगा, यह प्रस्तुत विधेयक के ऊपर बहुमत के द्वारा पहले से ही कुल समय तय कर लिया जाता है कि भाई इतने समय तक इस विधेयक के ऊपर वाद विवाद होगा। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि जो प्रस्तावित विधेयक होता है उस विधेयक पर कितने समय तक वाद विवाद होगा, यह पहले ही निश्चित कर लिया जाता है बहुमत के द्वारा लोक सदन में कि भाई इतने समय तक इसके ऊपर, इस विधेयक के ऊपर वाद विवाद किया जाएगा। इसे ही गिलोटिन समापन कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ नोट भी किया है क्या कि विधेयक पर विचार से पहले ही बहुमत, मैंने यहाँ लिखा है बहुमत के द्वारा होगा। बहुमत विधेयक के लिए कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय निश्चित कर लेता है। ये इसका अर्थ है सीधा सा, क्या कि विधेयक पर विचार से पहले ही, मतलब
लोक सदन में किसी विधेयक के ऊपर विचार हो उससे पहले ही बहुमत के द्वारा ये तय कर लिया जाता है कि भाई इस विधेयक के ऊपर कितने समय तक वाद विवाद होगा। तो ये जो समय होता है वो पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, इसे ही गिलोटिन समापन कहते हैं। तो ध्यान दें, विधेयक पर विचार से पहले ही बहुमत विधेयक के लिए कुल समय निश्चित कर लेता है और यहाँ उसके जो भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं विधेयकों के, भागों के लिए भी समय निश्चित कर लिया जाता है। और इसमें फिर क्या होता है कि निश्चित समय तक विधेयक पर वाद विवाद होने के बाद में जैसे वो समय पूरा हो जाता है तो उस विधेयक के ऊपर वाद विवाद भी समाप्त हो जाता है। जैसे समय पूरा होता है विधेयक पर वाद विवाद भी समाप्त मान लिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, गिलोटिन समापन कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ भाई, जब वास्तव में किसी विधेयक पर विचार करने से पहले ही बहुमत के द्वारा, लोक सदन के बहुमत के द्वारा उस विधेयक पर वाद विवाद के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है कि टोटल टाइम ये होगा, कुल समय ये होगा, इतने समय तक इसके ऊपर वाद विवाद किया जाएगा। और समय पूरा होते ही वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह ही गिलोटिन समापन कहलाता है, यह ही गिलोटिन समापन कहलाता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी, गिलोटिन समापन से लाभ क्या होगा कि निश्चित समय पर बहस खत्म हो जाएगी। गिलोटिन समापन से एक ये फायदा होता है कि भाई निश्चित समय पर बहस समाप्त हो जाती है स्वतः ही अपने आप ही, क्योंकि टोटल टाइम, कुल समय निश्चित कर दिया गया है कि भाई इतने समय तक विधेयक के ऊपर जो है बहस की जाएगी, वाद विवाद किया जाएगा। जैसे वो समय पूरा हो जाता है यस, तो वाद विवाद भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें यहाँ माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसका ये लाभ हो जाता है। इसके बाद में इससे एक नुकसान भी होता है। हानि क्या होगी कि पूरी तरह से विधेयक के ऊपर विचार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय पहले से निश्चित कर दिया जाता है। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लंबी चौड़ी बहस की आवश्यकता होती है, और जब गिलोटिन समापन को अपनाया जाएगा, पहले से ही विधेयक का समय निश्चित कर दिया गया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विधेयक की सभी धाराओं पर शब्द प्रति शब्द के ऊपर जो है विचार हो पाएगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये संभावना है कि विधेयक के ऊपर ठीक तरीके से विचार नहीं हो पाएगा, ये इसकी हानि है। ठीक है, ये हो गया गिलोटिन समापन। यस, 3 हो गए, साधारण समापन, खंडों द्वारा समापन और गिलोटिन समापन। समापन मतलब लोक सदन में वाद विवाद को या विधेयक के ऊपर जो बहस चल रही है उस बहस को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे समापन कहते हैं। और समापन के 4 प्रकार होते हैं, जिसे मैंने 3 आपको समझा दिए। चौथा है कंगारू समापन। ये भी एग्जाम पूछ ले जाता है अक्सर, और विशेषकर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। कंगारू समापन, देखो कंगारू समापन क्या होता है। वास्तव में जब विधेयक के संदर्भ में बहुत अधिक संशोधन प्रस्तुत हो जाते हैं लोक सदन में, संसद में, तो ऐसी स्थिति में उन सभी संशोधनों के ऊपर विचार नहीं किया जा सकता, वाद विवाद नहीं किया जा सकता। बड़ी भारी दिक्कत आती है। सभी पर कैसे विवाद किया जाएगा, सभी पर वाद विवाद कैसे हो पाएगा, सभी पर बहस कैसे हो पाएगी, ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर क्या किया जाता है, मैंने यहाँ लिखा है अधिक संशोधन प्रस्तुत हो जाते हैं। क्या कि जब संसद में विधेयक के संदर्भ में बहुत अधिक संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, यहाँ लिखेंगे किए जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उन सभी संशोधनों पर विचार संभव नहीं हो सकता। मतलब उन सभी के ऊपर फिर विचार लोक सदन नहीं कर सकता है। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या होगा कि अध्यक्ष के द्वारा, मतलब लोक सदन का जो अध्यक्ष है जिसे स्पीकर कहा जाता है, ध्यान देंगे यहाँ, अध्यक्ष के द्वारा संपूर्ण सदन की समिति के सभापति की मदद से, ध्यान दें, अध्यक्ष संपूर्ण सदन की समिति के सभापति की मदद से क्या करता है, प्रस्तुत संशोधनों में, जो यहाँ पर संशोधन प्रस्तुत किए गए ना विधेयक के बारे में, प्रस्तुत संशोधनों में से महत्वपूर्ण संशोधनों को छांट लेता है और शेष को छोड़ देता है। अब ध्यान दें, मतलब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं ना, उनको अध्यक्ष के द्वारा, लोक सदन के अध्यक्ष के द्वारा संपूर्ण सदन की समिति के सभापति की मदद से महत्वपूर्ण विधेयकों के संशोधनों को छांट लिया जाता है
और बाकी को छोड़ दिया जाता है। जो महत्वपूर्ण होते हैं उनके ऊपर ही वाद विवाद किया जाता है। तो इससे भी क्या होगा, फिर समय की बचत होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जो विधेयक के संशोधन है ना, उनके ऊपर ही केवल वाद विवाद होगा, बाकी अन्य के ऊपर वाद विवाद नहीं होगा। तो इससे भी जो है समय की बचत होती है। तो इसका मतलब कंगारू समापन किसे कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण विधेयक के प्रस्तावित संशोधन होते हैं उन्हीं के ऊपर वाद विवाद किया जाता है, बाकी जो शेष होते हैं उनके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं किया जाता है। इसे ही कंगारू समापन कहा जाता है। इसके बाद में क्या होगा आगे भाई, कंगारू समापन से क्या होगा, समय की बचत होगी। क्यों होगी समय की बचत, केवल महत्वपूर्ण जो संशोधन है उनके ऊपर वाद विवाद होगा, बाकी शेष को छोड़ दिया जाएगा, समय बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। अगला क्या होगा, फिर क्या होगा, यहाँ काम तेजी से चलेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं ना बस उनके ऊपर ही वाद विवाद होगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो तीव्र गति से काम होगा। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, क्या मैंने यहाँ लिखा है अध्यक्ष संपूर्ण सदन की समिति के सभापति की मदद से। तो जब लोक सदन सामान्य रूप में कार्य करती है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, ठीक है। परंतु जब लोक सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में कार्य करने बैठती है तब भाई इसका सभापति अध्यक्ष नहीं होता है, स्पीकर नहीं होता है, बल्कि इसका जो सभापति होता है वो होता है, नोट कीजिएगा, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स। और ये जो सभापति होता है लोक सदन का जो स्पीकर होता है उसकी कुर्सी पर नहीं बैठता है, बल्कि ये सभापति मतलब संपूर्ण सदन की समिति के रूप में जब लोक सदन कार्य करे तो ये सभापति लोक सदन के ही एक क्लर्क की कुर्सी के पास में बैठता है, और जो अध्यक्ष होता है स्पीकर उसकी मेज के ऊपर जो गदा रखी हुई होती है उस गदा को भी मेज के नीचे रख दिया जाता है। परंतु जो सभापति है जब लोक सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में काम करती है तो इसका जो सभापति होता है वह वास्तविक रूप में, फिर कह रहा हूं मैं, कि ये केवल क्लर्क की कुर्सी के पास में बैठता है, अध्यक्ष की चेयर के ऊपर नहीं बैठता है। अध्यक्ष की गदा भी मेज के नीचे रख दी जाती है, जैसे कि मैंने नोट भी कर दिया है। क्लर्क के पास बैठता है, मतलब जब लोक सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में काम करती है तो इसका जो सभापति होता है चेयरमैन ऑफ द कमेटी, तो ये क्या करता है, क्लर्क की कुर्सी के पास में बैठता है और अध्यक्ष की गदा नीचे रखी जाती है, मतलब मेज के नीचे रख दी जाती है। जो अध्यक्ष स्पीकर जो होता है लोक सदन का, तो उसके पास गदा होती है मेज पर, तो उस गदा को जो है नीचे रख दिया जाता है। जब लोक सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में काम करती है तो वहां पर उसका जो सभापति होता है वो ये अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स होता है। क्या बोला मैंने, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स होता है, ठीक है, ये इसका सभापति होता है। तो ये हो गए ब्रिटिश संसद के अंतर्गत समापन के नियम, समापन का अर्थ, समापन के प्रकार, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समापन के नियम से संबंधित सभी बातें आप ठीक से समझ रहे होंगे। मुझे विश्वास है एग्जाम में किसी भी रूप में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। विशेषकर यहाँ 3 जो प्रकार हैं इनको विशेष नोट करना है। इनमें से एक अवश्य पूछा जाता है, कंगारू समापन, गिलोटिन समापन और साधारण समापन, ठीक है। बाकी चौथा खंडों द्वारा समापन भी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से गिलोटिन, कंगारू और साधारण समापन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनको आप नोट कीजिएगा अपनी सुविधा के मुताबिक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।